आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं विवेक गुप्ता अंकल को। विवेक अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना टू गिव मी ये अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना सत्संग गुरुजी के परिवार के साथ शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। और जो हम समझते थे कि अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करते हैं उससे कहीं ना कहीं मैसेजेस जाते हैं सत्संग को, संगत उन मैसेजेस से अपने अपने बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, उनको गुरुजी के बारे में पता चलता है। थैंक यू गुरुजी कि मेरे को आप इस प्लेटफॉर्म में आपकी ऑर्डर से मैं बुलाया गया हूं और मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा। मेरा गुरुजी से ब्लेसिंग्स और कनेक्शन 1998 में हुआ था। अब करीबन 23 साल होने वाले हैं। मेरे पिताजी आर्मी में डॉक्टर उस समय थे और फिर अभी वो रिटायर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुजी की पुरानी संगत में काफी फौजी लोग जाते थे गुरुजी के दरबार में, तो मेरे पिताजी भी फौजियों के बीच में उनको एक मौका मिला गुरुजी से कनेक्शन का। वो सब भी गुरुजी के ऑर्डर से ही होता है। और पिताजी ने मेरे से कहा कि हम गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं, एम्पायर स्टेट। और उन्होंने मेरे से पूछा, और क्योंकि मैं भी रिलीजियस हूँ, मैं भी भगवान में बिलीव करता हूँ, तो मैंने भी कहा कि मैं भी चलना चाहूंगा। ये बात है एक दोपहर में जब गुरुजी ने पिताजी को बोला था कि आप शाम जब सब संगत आती है उसके बजाय दोपहर में आना। तो डैडी जब जा रहे थे तो मैं उनके साथ चला। मैं भी एक, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो कि मैं भी एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मैं नेवी में था और मेरे पिताजी आर्मी में डॉक्टर। तो जब डैडी दोपहर में गए तो और मैं उनके साथ गया, तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में दरबार में बैठे हुए थे। और दोपहर में हमें सबको मालूम है कि दोपहर के वक्त संगत नहीं होती थी। उस समय भी जो गुरुजी का सत्संग होता थे वो शाम को ही होते थे। तो डैडी ने ब्लेसिंग दी गुरुजी से, और मैंने भी जब उनके ब्लेसिंग ली तो गुरुजी ने जैसे कि पंजाबी में वो बात करते थे, सबको मालूम है वो पंजाबी में बोलते थे। और मेरे को और मेरे पिताजी को पंजाबी नहीं आती है, पर पंजाबी और हिंदी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम समझ लेते थे कि क्या वो बोल रहे हैं, क्योंकि मिली जुली लैंग्वेजेस हैं। तो गुरुजी ने पंजाबी में बोला, ए मुंडा कौन दा, कि मेरे पिताजी से मतलब कि ये लड़का कौन है। तो मेरे फादर ने बोला कि गुरुजी ये मेरा बेटा है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ब्रिगेडियर वैश द सन इन लॉ। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ताजुब में पड़ गया कि गुरुजी ने पहली मीटिंग में जो उनसे मैं इस टाइप से फेस टू फेस और उनसे बातचीत करते हुए कर रहा हूँ, उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि ये ब्रिगेडियर वैश का सन इन लॉ है। तो मैंने कहा कि मैं कभी गुरुजी से बात नहीं किया, मेरे फादर इन लॉ गुरुजी के पास कभी आए नहीं है, तो गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरे फादर इन लॉ का नाम क्या है। ये बात है अर्ली 99 की, February 99 टू बी प्रिसाइज। तो मैंने कहा हो सकता है कि कुछ होगा, गुरुजी को कुछ मालूम होगा, पता नहीं। मैंने उस बात को ताजुब तो किया, पर उसको वो बात बैठ गई थी दिमाग में। आज जब मैं उस बात को गौर करता हूं तो इस टाइप के सत्संग काफी पुरानी संगत ने सुनाए हैं, जहां पे गुरुजी को पहले ही अपने संगत के बारे में मालूम होता था, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब मैं जब वो बात को सोचता हूँ तो मेरे को ताजुब नहीं होता कि गुरुजी को तो सब मालूम था, वो तो अंतर्यामी है। खैर, मेरे पिताजी डॉक्टर होने के बावजूद उनको स्किन की प्रॉब्लम थी। उनके गर्मी में सन में निकलने पे स्किन में रैशेज आ जाते थे। और क्योंकि हमें मालूम है नॉर्थ इंडिया में सन काफी मंथ्स में रहते हैं,
तो कम से कम साल में 10 महीने उनके स्किन में रैशेस होते थे, और आर्मी की यूनिफॉर्म आपको मालूम है कितनी वो हार्ड होती है, तो उसमें उनको काफी इरिटेशन सा होता था, और हर समय डैडी धीरे धीरे थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए थे क्योंकि ही वॉज इनकन्वीनियंट। ये सफरिंग डैड को चली करीबन 10 साल, कम से कम 10 महीने ये सफरिंग में वो जी रहे थे स्किन प्रॉब्लम की। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनकी हेल्थ में। तो गुरुजी से बताया कि गुरुजी मेरे को ये स्किन की प्रॉब्लम है, इसका कुछ इलाज बताइए। और जो हम सबको मालूम है गुरुजी का इलाज बड़ा सिंपल इलाज होता था। एक कॉपर वेसल लीजिए, उस कॉपर वेसल में पानी भर के अपने बेड साइड में रख दीजिए। सुबह आधा लोटा पानी आप पी लीजिए और आधा लोटा पानी अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल दीजिए, क्योंकि उस जमाने में तो शावर वगैरह कम होते थे, बाल्टी से ही मैं बात कर रहा हूँ 1999 में शावर होते थे पर बाल्टी ज्यादा यूज होती थी, तो उसको अपने नहाते वक्त अपने ऊपर डालना है इन शॉर्ट। तो डैडी ने भी वही इलाज शुरू किया, और मैं दूर से डैडी की स्किन प्रॉब्लम तो देख रखी थी मैंने, तो मैंने देखा कि गुरुजी ने तो ऐसा इलाज दिया है, ये इलाज तो पता नहीं ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता है, पर ठीक है। अब गुरुजी पे आ रहे थे, धीरे धीरे हमारा मतलब उनसे कनेक्शन बन रहा था। तो मैंने देखा डैडी का मार्च में उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया गुरुजी का, 99 की बात कर रहा हूं। अप्रैल में उनकी ये स्किन प्रॉब्लम बढ़ गई, तो मैंने कहा देखो अब मार्च से अप्रैल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, मई में और गर्मी तेज हो गई, दिल्ली की बात है, तो आपको भी मालूम है दिल्ली में मार्च अप्रैल मई में, जैसे अभी मई चल रहा है तो कैसे गर्मी बढ़ जाती है। डैडी की स्किन प्रॉब्लम की वो प्रॉब्लम बढ़ते गई। तो मैं यही देख रहा था कि भाई ट्रीटमेंट भी चल रहा है और डैडी की स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ गई, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जून में जाके देखा डैडी का वो स्किन प्रॉब्लम थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू हुआ। जुलाई अगस्त में और टेपर डाउन हो गया। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं तो मैं ये कह देता हूं कि भाई दिसंबर तक वो प्रॉब्लम 10% रह गई, जबकि मेरे को मालूम है कि जुलाई अगस्त तक ही 10% रह गई थी। अगर मैं उसे खींच भी लूँ उसको कि भाई दिसंबर तक ये 6 महीने 7 महीने चला, जो कि मेरे को लगता है 2-3 महीने में ही उनकी 10% प्रॉब्लम रह गई थी। पर अगर मैं वो भी कहूं तो वो स्किन प्रॉब्लम जो 10 साल में 10 महीने उनको होती थी, वो 99 के एंड तक वो 10% भी नहीं रही थी। और आज अगर मैं 2021 में बैठा हूं, मई 2021 में, जो कि उस बात को 22 साल हो गए, ये 22 साल में डैड का 10 महीने जो 22 साल में 10 दिन भी, साल में 10 दिन भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मई 99 से पहले 10 साल में 10 महीने वो सफर करते थे, उसके बाद आज 22 साल हो गए, दिन 22 साल में वो साल में 10 दिन भी नहीं सफर करते। मतलब मैं 10 दिन क्या मैं कह रहा हूं, 5 दिन भी नहीं होते, पर मैं अगर 10 दिन भी कहूं तो मतलब इतना एक मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि ये नहीं कि हाँ 1-8 साल ठीक हो गए हों या एज टेम्परेरी ठीक नहीं। और वो खुद डॉक्टर, खुद सुपर स्पेशलिस्ट है, आज भी वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। ही इज 80+ एंड ही इज प्रैक्टिसिंग। आज वो सुपर स्पेशलिस्ट है, ब्रिगेडियर है, डॉक्टर है, और उनका ट्रीटमेंट गुरुजी ने किया है। तो गुरुजी का वो जो ट्रीटमेंट जो उन्होंने 99 में किया था, उससे मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि गुरुजी हैज गॉट डिवाइन पावर। उस जमाने में कोई भी संगत को ये समझ में नहीं आया था कि गुरुजी शिव अवतार है। ये चीज तो हमें धीरे धीरे बाद में पता चली है।
हो सकता है किसी को पहले पता चल गई हो, पर मैं अपनी तो बोल सकता हूँ कि मेरे को उस समय इतना वो नहीं था कि हम तो गुरुजी को ही देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। पर ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने 99 में करा दिया था, इतना तो गारंटी हो गया था कि गुरुजी हैज गॉट डिवाइन पावर्स। ये इसी से रिलेटेड एक और सत्संग मैं शेयर करूंगा। फिर क्या हुआ कि गुरुजी डैडी ने उस वक्त 99 में एक टॉप होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हैं, आप लोग में से जितने भी दिल्ली में होंगे उनको जानते होंगे गारंटी से। तो वो डैडी ने उनसे ट्रीटमेंट भी शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, जैसे सब इंसानों के दिमाग में होता है कि भाई कॉपर वेसल से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ दिमाग में वो थोड़ा सा इफ एंड बट जो गुरुजी कहते थे वो होता है। तो मेरे को भी इफ एंड बट था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो साथ में चल रहा था कहीं उससे हुआ है कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। तो ये चीज मेरे दिमाग में कभी कभी आती थी, पर मेरे को मालूम था ये गुरुजी ने किया, पर फिर भी वो एक थोड़ा सा 1% 2% वो दिमाग में कभी कभी वो आ जाता था। 2003 या 2004 की बात है कि मैं गुरुजी उस दिन जो अंपायर स्टेट में जो उनके बेडरूम और किचन के बीच में जो एक कबर्ड जो टाइप थी, उस जो जमीन से 3-4 फीट ऊपर, उसके ऊपर बैठे हुए थे। कभी कभी उनकी वहां पे अपनी गद्दी वो कर देते, बैठते थे वहां पे। तो वहां पे मैंने जब उनके पाँव, मेरी एक ये आदत थी कि जब भी मैं गुरुजी के मंदिर जाता था सबसे पहले उनके पाँव छूता था, और दूर से नहीं, मैं उनके पाँव छूता था कि भाई गुरुजी मेरी जो भी मेरी गलतियां हुई हैं, जो भी मेरे से जो नेगेटिव्स हैं वो मेरे क्लीन कर दें, इसलिए मैं छूता था। तो मैंने उनके पाँव छुए और वो किसी संगत से बात कर रहे थे, तो वो पाँव छूने से ऑब्वियसली वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने मेरी ओर देखा, और संगत जो सामने बैठी हुई थी सब संगत के सामने बोला, ए मुंडा कंफ्यूज था। तो पंजाबी में बोला मीन्स कि दिस बॉय इज कंफ्यूज्ड। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे को शर्म आई। मैंने धीरे से अपना सर झुकाया और जो संगत बैठी हुई थी धीरे से जाके संगत के साथ बैठ गया। संगत के साथ बैठने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की, मेडिटेशन शुरू किया, गुरुजी के बारे में तप करना शुरू किया। 15-20 मिनट के बाद मैंने जब अपनी आंखें खोली और लेफ्ट राइट ऐसी देखा, तो बगल में मेरे वो होम्योपैथी डॉक्टर जिसको मैं सोचता था कि वो मेरे पिताजी को ट्रीट कर रहे हैं, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। तो जो होम्योपैथी डॉक्टर जो कि टॉप डॉक्टर है इंडिया का, ही इज अमंग्स द टॉप 2, 3, 4 डॉक्टर्स इन होम्योपैथी इन इंडिया, और दिल्ली में और एनसीआर में सब उनको जानते होंगे। वो डॉक्टर भी आज भी, उन डॉक्टर के अगर आप क्लिनिक में जाओगे, गुरुजी का स्वरूप उनके क्लिनिक में भी है। तो वो डॉक्टर जिनको मैं सोचता था कि मेरे फादर को ट्रीट कर रहे हैं, वो खुद अपना ट्रीटमेंट गुरुजी से करा रहे थे। तो नेट डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी गुरुजी ही करते थे। और ये एक्सपीरियंसेस से गुरुजी एक मैसेज कन्वे कर रहे थे मेरे को कि आई एम द डिवाइन पावर, आई एम द सुप्रीम पर्सन, मेरे पे सरेंडर करो, मेरे पे विश्वास करो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। ये धीरे धीरे हमारा जो उनसे कनेक्शन और एसोसिएशन की डेप्थ ऐसे ही बढ़ती चली गई। 2000 में मेरे फादर रिटायर हो गए आर्मी से, और हम दिल्ली कैंट से नोएडा मूव कर गए। तो 2000 से फिर डैडी का एम्पायर स्टेट जाने का फ्रीक्वेंसी कम हो गया। 2001, 2002, मैक्सिमम 2002 तक गए होंगे। ही वाज 60+ दैट टाइम। तो उस समय नोएडा से एम्पायर स्टेट जाना, डैडी को धीरे धीरे उन्होंने अपना वहां पे जाने के बजाय
गुरुजी उस समय छोटे से स्वरूप देते थे संगत को, तो उस टाइप के स्वरूप काफी मतलब उन्होंने हर कुछ दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो हमारे पास भी कलेक्शन हो गई थी उन स्वरूप की। तो एक स्वरूप जो मंदिर में रखा हुआ था, डैडी अपना, उन्होंने डैडी को जो एक स्वरूप गुरुजी ने दिया हुआ था वो मंदिर में रखा हुआ था। डैडी हर समय उनकी हर रोज सुबह पूजा करते थे। तो 2002 से उन्होंने कहा कि अब मैं मंदिर में जो स्वरूप है वहीं पे गुरुजी की पूजा करूंगा। 2003, 4, 5 डैडी नहीं गए। एक दिन अचानक सुबह, ट्यूसडे का दिन था, क्योंकि मेरे को याद था कि ट्यूसडे को डैडी हनुमान जी का फास्ट रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज मेरे को लगा कि विवेक, उसमें जो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है जैसे वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, और मतलब ग्लो कर रहा था। और मैंने देखा डैडी की आंखें चमक रही हैं। एंड दैट टाइम डैड वाज नियरिंग 70 years, 68 टू बी प्रिसाइज। तो मैंने कहा कि डैड की आंखों में चमक देखी मैंने, और जिस वजह से वो गुरुजी के स्वरूप का जो मंदिर में स्वरूप है उसकी चमक की बात कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि डैडी ने कुछ तो देखा है। उस उम्र में आके डैडी ऐसे बात कर रहे हैं तो उन्हें कुछ तो हुआ है स्वरूप से। तो मैंने कहा अच्छा डैडी, बोले ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, मैं एम्पायर स्टेट जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है डैडी, चलेंगे एम्पायर स्टेट। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे तो गुरुजी का मंदिर थर्सडे को ही खुलता है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इस वीकेंड चलेंगे हम। तो फिर ये बात डिसाइड हो गई कि भाई इस वीकेंड चलेंगे हम। तो हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे, इन दो में से एक दिन मैं और डैडी गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट गए। और मैं बड़ा खुश कि भाई आज मेरे साथ मेरे फादर चल रहे हैं, क्योंकि कई साल हो गए थे डैडी चले नहीं। और फिर वहां पे जाके डैडी ने और मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली और वापस अपने घर आ गए। ये बात इसलिए मैं इस फोरम में शेयर कर रहा हूं कि उस साल डैडी कम से कम 4-5 साल बाद गए थे, मिनिमम 5 years, मे बी मोर। उसके 5 दिन या 6 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि अटेंड कर ली। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि मैं 24, 25 या 26 मई के आसपास 2007 में एम्पायर स्टेट गया था डैडी के साथ, और डैडी 2002 या 2001 से वो एम्पायर स्टेट नहीं गए थे। अगर डैडी ने उस दिन नहीं बोला होता कि उनको स्वरूप चमक रहा है जैसे गुरुजी बुला रहे हैं, उस वीकेंड अगर नहीं जाते, पहली बात तो डैडी के मुंह से निकलना, उसके बाद उस वीकेंड जाना और गुरुजी से ब्लेसिंग लेना, मतलब ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ये टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस है कि 5-6 साल बाद डैडी ने उसी वीकेंड जाने की अपना इच्छा जताई। मैं तो जा रहा था पर डैडी नहीं जा रहे थे, वो 5-6 साल बाद उस दिन गए। ये गुरुजी का बुलावा है। हमें लगता है कि हम आज जितनी भी संगत इस फोरम में है, ये सब गुरुजी ने ही आप लोगों को सबको इसमें बुलवाया है। मैं विक्रम अंकल को नहीं जानता, कैसे उन्होंने को मेरा कांटेक्ट मिला, कैसे उन्होंने मेरे को बोला आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए, ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। मैं इस विश्वास पे आ गया हूं, जो 22 साल का 23 साल का जो गुरुजी के साथ मेरा एसोसिएशन है, जो कनेक्शन बना है, मैं उसमें इस निर्णय में पहुंच गया हूं कि जो भी हो रहा है वो ही कर रहे हैं। चाहे हम ऊपर जा रहे हैं लाइफ में, चाहे नीचे जा रहे हैं, जो भी हो रहा है गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहा है। एक चीज और जो मैंने उनसे समझी है कि गलत काम कभी ना करें। कोई गलत काम करेंगे तो अपने आप गुरुजी भी क्या कर पाएंगे, मतलब वो ठीक है आपको मदद करेंगे, पर गलती तो गलती है, उसकी थोड़ी क्षमा, उसकी आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो मैंने अपने पिताजी का आपको बताया कि कैसे उनका स्किन ट्रीटमेंट हुआ,
कैसे मेरे जो इफ एंड बट के डाउट्स थे होम्योपैथी रिलेटेड वो क्लियर किए, कैसे गुरुजी अपने आप बुलाते हैं और 5-6 साल बाद डैडी को बुलाया, कैसे मैं उनके पास गया और उनको मेरा पूरा बैकग्राउंड उनको मालूम था। इसी लाइन में अगर मैं कंटिन्यू करता हूं कि हाँ ये तो बहुत पुरानी बात है, तब तो गुरुजी चोला था में थे, अभी का कुछ बताइए। तो मैं अब आपको बताता हूं 2018 एंड की बात है। मैं दुबई में, अब मेरे को 4-5 साल हो गए, मैं दुबई से ये सत्संग शेयर कर रहा हूं। तो मैं हर महीने इंडिया जाता था, अब अभी तो कोविड कारण नहीं जा पा रहा हूं, पर हर महीने मैं दिल्ली पिछले 4-5 साल से जा रहा था, कोविड से पहले तक। तो मैं थर्सडे रात को, क्योंकि यहाँ फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, तो मैं थर्सडे रात को फ्लाई करता था। मैं फ्राइडे सुबह पहुंचा तो घर में मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई डैडी कहाँ है, डैडी नहीं दिख रहे। तो मेरे को पता चला कि वो हॉस्पिटल गए, आर्मी हॉस्पिटल, अपनी ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं डैडी को जब वापस आए तो मैंने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा, अब कोई पेशेंट आता है तो मैं ठीक से प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दी है और मंडे को मेरे को फिर से जाना है, आज फ्राइडे है, आज तो चेकअप हो गया, मंडे को फिर जाऊंगा मैंने कहा ठीक है। फ्राइडे रात को डैडी ने कहा कि भाई ये मेरी आई तो मेरे को बहुत परेशान कर रही है, मेरी तो विजिबिलिटी दिखाई और कम दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर वो आर्मी हॉस्पिटल में वो ब्रिगेडियर साहब को फोन किया, जो आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट। तो वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा सर ऐसा है, सैटरडे संडे तो बंद है, मंडे को मैं आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप ही को दे देता हूँ, आपको ट्रीट कर लूंगा सबसे पहले। पर डैडी से रहा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कुछ फोन इधर उधर किए, मेरे छोटे भाई बहन दोनों डॉक्टर हैं, दोनों यूएस में डॉक्टर, तो उन्होंने भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में फोन किया, उनके भी सब डॉक्टर्स दोस्त हैं, मेरे भी कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं। तो मैंने सबको फोन ऑन करके हमारा एक लेडी डॉक्टर से वो मिल गया कनेक्शन। शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द आई क्लिनिक चेन्स ऑफ दिल्ली, बड़ा फेमस आई क्लिनिक चेन है दिल्ली का, एनसीआर रीजन में। तो उनसे बात हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है सैटरडे मॉर्निंग अंकल को ले आइए, मैं ट्रीट करती हूँ। तो सैटरडे मॉर्निंग को मैं डैडी को ले गया उनके पास, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें थोड़ा सा हमें एक स्कैन वगैरह करना पड़ेगा आई की रेटिना वगैरह चेक करने के लिए। तो मंडे को या ट्यूसडे को डैडी फिर से गए, उन्होंने वो स्कैन वन किया और उन्होंने कहा कि आई की एक कोई मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन में बीच में गैप हो गया है, जो कि वो गैप को फिर से वापस फिक्स करना पड़ेगा, तब ये विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी। इसका एक प्रोसीजर होता है, माइनर ऑपरेशन या मेजर ऑपरेशन तो मेरे को मालूम नहीं, पर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 के आसपास की, नवंबर दिसंबर। डैडी को जब पता चला तो नाउ ही इज प्रेजेंटली ही इज 80 प्लस। तो उन्होंने कहा भाई एनी आई प्रोसीजर, आंख ऐसी चीज है, इतनी सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का कि अगर उसमें छोटा सा भी टच करो तो बड़ा डर लगता है कि कहीं विजिबिलिटी इम्पैक्ट ना हो जाए। विजिबिलिटी इम्पैक्ट होने से क्या होता है, थोड़ा सा एक इंसान हैंडीकैप सा फील करता है, हाथ दर्द पांव दर्द वगैरह तो बर्दाश्त कर लेता है, पर आई से क्या है कि विजिबिलिटी से थोड़ा सा और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो डैडी एंड विथ एज नॉट इन हिज साइड, एज इज नॉट हेल्पिंग हिम, उनको टेंशन वगैरह बढ़ गई। तो मैंने डैड को बोला कि डैड देखो, आपके बेडरूम से अगर आप देखते हो तो आपको वो देखो गुरुजी का स्वरूप दिखता है। एक सन 2000 में गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था, जो कि जिसमें पीछे उन्होंने साइन करके अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह भी दी हुई थी। वो मैंने उस जमाने से मैंने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ था। और चांस की बात है कि वो तब
जो भी अकल थी उस अकल के कारण उसको इतना संभाल के रखा कि उसको फिर 2015 में कहीं जाके मैंने उसे फ्रेम लगा के अपने घर में उसको लगाया और उसको हम ब्लेसिंग्स लेते हैं हर रोज। तो मैंने कहा देखो डैड, आपके बेडरूम से वो स्वरूप दिखता है गुरुजी का, वो सुपर डॉक्टर है। आप तो पहले ही एक्सपीरियंस्ड है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो तो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आप उन पे छोड़ो। आप क्यों चिंता कर रहे हो कि कौन क्या कर रहा है? वो आप ये सोचो कि वो मीडियम है, दैट इज द मीडियम जो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे, पर अल्टीमेट डॉक्टर तो गुरुजी है। मैंने ये तसल्ली देने की उनको कोशिश की, जो मेरे को लगता है इन एक्चुअल दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। पर ये आसान है कहना, बट डिफिकल्ट है इस बात को एक्चुअली वो करना। क्यों ना कहीं हमारा दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है और दिमाग ये कहता है अरे नहीं, पर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इफ एंड बट वो आ जाता है क्योंकि इंसान है। डैडी को बोला, डैडी को तसल्ली देने की कोशिश की, पर डैडी फिर भी वो नहीं हुए संतुष्ट। इस बीच मेरे छोटे भाई ने भी, उसकी एक क्लासमेट एक बड़े हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। आप सब अगर जो एनसीआर के हैं वो उस बहुत बड़े हॉस्पिटल को जानते हैं, और उस में वो लेडी डॉक्टर जो है वो भी बहुत फेमस है, बहुत बड़ी मतलब आई स्पेशलिस्ट है। तो उससे कनेक्शन निकला, तो डैडी ने कहा चलो मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए उसके पास जाता हूँ। तो डैडी उसके पास गए, छोटे भाई ने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, उसके पास गए। उसने आंखें देखी, उसने भी सेम चीज जैसे पहले डॉक्टर ने कहा था, उसने स्कैन कराया, स्कैन करा के डैडी को बताया कि ये गैप है, ये गैप को हमें बंद करना है, क्लोज करना है, तब आपकी विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी, इसके लिए हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जब दूसरा ओपिनियन भी वही आ रहा है तो वही करना पड़ेगा, तो करेंगे। तो डैडी ने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि अंकल ऐसा है, ये आई ड्रॉप आप 4-5 हफ्ते डालिए, थोड़ा सा उस आंखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर हम प्रोसीजर करेंगे। तो डैडी ने कहा ठीक है। वो घर आ गए, अपना 4-5 हफ्ते आई ड्रॉप डाला, वापस गए। तो उस आई स्पेशलिस्ट ने कहा ठीक है अंकल, आज एक बार पहले हम एक रिपीट स्कैन कर लेते हैं, फिर हम प्रोसीजर का स्टेप्स शुरू करते हैं। जब उसने रिपीट प्रोसीजर किया स्कैन का, तो देखा वो जो गैप जो था वो आधा गैप अपने आप ही कम हो गया। उसने कहा अंकल ये तो आपका गैप तो आधा कम भी हो गया, जितना भी गैप था उससे तो आधा रह गया। ऐसा करते हैं, आप 4-5 हफ्ते और बाद आइए, देखते हैं कि क्या होता है। डैडी ने कहा ठीक है। वो फिर वापस नोएडा घर आ गए। फिर 4-5 हफ्ते बाद फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में। उसने देखा, उसने कहा अंकल ये तो 10% रह गया है, जो गैप था उसका 90% खत्म हो गया, 10% रह गया है। ये तो चमत्कार हो गया है, मैंने लाखों में ऐसा नहीं देखा है, और आप तो 80+ हो, इस एज में इस टाइप का हीलिंग हमने देखा ही नहीं है। ये तो चमत्कार है। आज की तारीख में वो ऑपरेशन प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ मेरे पिताजी का, और उनकी आंखों की विजिबिलिटी एकदम ठीक है। यही नहीं, एक बार मैं वीडियो कॉल कर रहा था पिछले साल, जब वो यूएस में थे मेरे छोटे भाई बहन के पास, और मैं उनसे ऐसे स्काइप कॉल में, वीडियो कॉल में बात कर रहा था, और उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मैंने कहा कि अरे बालों में तुम्हारे क्या लगा हुआ, ये वो पॉइंट आउट कर रहे थे, जो मेरे को उनकी इतनी विजिबिलिटी नहीं थी, ठीक से आ रही थी, मेरे को चश्मा पहनना पड़ रहा था, और वो बिना चश्मे के मेरे को ज्यादा विजिबल होके वो बातें कर रहे थे। एंड ही इज 80+। ये चमत्कार, ये महिमा सिर्फ गुरु जी की ही है। ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ ये रियल लाइफ मेरे खुद के पिताजी के मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं कि कैसे उन्होंने हमें डिफरेंट ओकेशंस, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कैसे उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी है। पिछले साल की बात है, 6 महीने पहले की बात है।
डैडी सो के उठे और उन्हें लगा कि उनकी अंगूठी गायब है। और वो अंगूठी उनकी बड़ी, उनको एक ही चीज का बड़ा शौक था, उस अंगूठी का, और उनके लिए वो अंगूठी बड़ी प्रेशियस होती थी और वो अंगूठी मिल नहीं रही है। डैडी को लगा कि पता नहीं कहीं कुछ गुम हो गई है, किसी ने ले ली है। तो गए, क्या करें, तो सबने सलाह दी कि भाई पुलिस में आप कंप्लेन कराइए। अब मेरे को दिख गया फिर से, इस उम्र में वो, उनको चाहे अंगूठी कितने की भी है, हम लोगों को तो यही सोचते हैं भाई अब आप आराम करिए, तसल्ली करिए, आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, और हम लोगों को, हम बच्चों को कोई चीज की आपसे जरूरत नहीं है, तो आप नहीं, अगर चले गई है नहीं ले लेंगे, उसमें क्या, हम लोग ऐसे सोचते हैं। पर उनको टेंशन हो रही कि भाई मेरी वो तो प्यारी अंगूठी है, प्रेशियस है, मेरे उनको उससे लगाव था। सलाह मिली कि भाई पुलिस में कंप्लेन किया जाए। मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं FIR लॉन्च करता हूँ। मैं यहाँ दुबई से उनको तसल्ली दे रहा। तो मैंने कहा, गुरु आप, डैडी आप इतनी टेंशन ले रहे हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वरूप रखा हुआ है सामने, आप FIR वहां लगाइए, आप गुरुजी पे FIR करिए कि गुरुजी ये FIR मैं आपके दरबार में लिखना चाहता हूँ कि भाई मेरी मदद कीजिए। वहां वो तो 2 मिनट में आपकी सब ये सब चीजें सॉल्व कर देते। और वो ही हुआ। अगले दिन वो अंगूठी बाथरूम में मिली। मेड ने बोला, जो सफाई कर रही थी, उसने बताया कि मेम साहब ये देखो, साहब की अंगूठी ये तो नहीं है। और वो मेड बता रही है, और मेड ने दिखाया, और फिर डैडी ने कहा हाँ यही है, और डैडी को फिर आराम मिला। ये सब तजुर्बे हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, और ये एक्सपीरियंसेस यही शो करते हैं कि गुरुजी ही हमारे सुप्रीम पावर है, डिवाइन पावर है। अगर हम उन्हें दिल से अपने आप को उनके से सरेंडर कर दें, जो कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद कई बार, मैं भी अभी भी, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं कि भाई मैं मतलब कभी ऐसा टेंशन नहीं आती है, या मैं उस दौर से नहीं गुजरता हूं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, ये है वो है, मेरे को भी होता है, जबकि मैं इतने सालों का तजुर्बा है गुरुजी से, इतनी सारी ब्लेसिंग्स ली हुई है उनसे। पर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं कि अगर हम अपने आप को इतना वो कर लें, इतना कॉन्फिडेंस से सरेंडर कर दें गुरुजी को, तो चमत्कार ही चमत्कार है, हमारी लाइफ बड़ी आसान वो कर देंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी सत्संग शेयर किए, ये मेरे पिताजी के रिलेटेड थे, और उसमें आपने देखा कि चाहे वो स्किन प्रॉब्लम थी, चाहे वो आइज प्रॉब्लम थी, चाहे वो प्रॉब्लम रिलेटेड की कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, सब एस्पेक्ट्स में गुरुजी किस तरीके से हम लोगों को उस प्रॉब्लम से मुक्त कर देते हैं। तो उनका बस एक ही कहना होता है जो मेरे को समझ में आया है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो ये तो समझ की बात है, हर आदमी की अलग अलग समझ है। जो मेरे को समझ में आया है कि हम उन पे पूरा दिल से विश्वास करें और गलत काम ना करें, क्योंकि कर्म फिर कैच, वो ये हमने सबने सुना है, डिफरेंट संगत ने अपने सत्संग में शेयर किया है कि भाई कुछ कर्म तो आपने जो किए हैं उसका कुछ तो भुगतान आपको उठाना ही पड़ेगा। वो तो जो आपके कर्म है वो तो यही है कि वो कर्म में आपको पनिशमेंट X मिलती, वो X को कम कर देंगे, कितना कम करेंगे वो ये तो कहीं लिखा नहीं है, और ये भी नहीं लिखा है कि वो कम करेंगे। पर जो मेरे को समझ में आया है, गलत काम ना करें और गुरुजी पे विश्वास करें। अब मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहूंगा। ये सब मेरे पिताजी के थे, कैसे उनकी हेल्थ और अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स गुरुजी ने सॉल्व किए। मैं नेवी में था जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ था 98 में।
और मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेता के लिए उनके पास जाता था। और मैं हर समय गुरुजी से कहता था, जैसे कि हम सब उस उम्र में जब हम अपने करियर बिल्डिंग ईयर्स में होते हैं, कि मेरे को मेरा करियर में मेरे को गुरुजी मदद करिए। आज मैं ये सोचता हूँ कि जो हम लोग सब कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो, क्योंकि मांगने में तो बाउंड्री हो जाती है, मन्नो में इट इज बाउंड्री लेस, कि वो तो आप मांग रहे हो एक्स, वो तो आपको 10x देना चाहते हैं, तो मांगते क्यों? पर उस समय अकल नहीं थी, मेरे में अकल नहीं थी, मैं तो अपनी बात तो कर सकता हूँ। मैं तो मांगता था, मैं तो कहता था गुरुजी मेरी विश लिस्ट में ये है, मेरी विश लिस्ट में वो है। हम सबकी विश लिस्ट होती है कि हम ये सब चाहते हैं कि ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। हम उस समय समझते ही नहीं थे। तो मेरी भी कि भाई मेरे को नौकरी में तरक्की मिले, अच्छा पोजीशन मिले। मैंने 2003 में नेवी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स से मेरा पहला जॉब अमेरिका की टॉप कंसल्टिंग कंपनियां, 3-4 जो टॉप कंसल्टिंग कंपनियां हैं उनमें से एक है डिलॉयट, उसमें मेरे को जॉब मिला। वहां से गुरुजी ने एक और टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनी IBM में नौकरी दिला, और ये जर्नी चलती गई, जहां पे हर साल मैं बढ़ते ही गया। और आज इस बात को आप देख रहे हैं कि मैंने फौज 2003 में छोड़ी है, और आज 2011 है ना, 2021 हो गई है। इन 18 साल में मैं सिर्फ गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए नौकरी के केस में, टॉप पोजीशंस, टॉप कंपनी, दुनिया की टॉप कंपनियों में काम दिलाया, टॉप रोल में काम दिलाया उन्होंने। मतलब जो मैं एक विश लिस्ट होती थी कि गुरुजी मेरा ये विश लिस्ट पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, आज की तारीख में मेरी कोई विश लिस्ट ही नहीं रही है, क्योंकि अब मैं मांगू क्या, मेरे को वो सब दे दिया उन्होंने जो चाहिए था। जो एक नॉर्मल इंसान जो एक चाहता है, मतलब हो सकता है कुछ लोग की इनडेफिनिट एक्सपेक्टेशंस हो, वो अलग बात है, पर जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सब उन्होंने 3-4-5 साल पहले पूरी कर दी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं बोनस पीरियड में जी रहा हूँ, बोनस पीरियड में मेरे को देते जा रहे हैं गुरुजी, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे रहे। अब मैंने मांगना छोड़ दिया है। अब सिर्फ अगर कोई कहता है, एक बार अभी पिछले साल की बात है, एक संगत ने बड़ा अच्छा पूछा कि अब आप अगर आप कुछ नहीं मांगते हो तो फिर क्या गुरुजी से कहते हो, क्या मांगते हो? मैं तो बस यही मांगता हूं कि गुरुजी आपने वो जो स्वरूप में लिख के मेरे को ब्लेसिंग दी थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैप्पी लाइफ, अगर ये 4 शब्द ही मेरे को आप दे दें कि आपकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज रहे मेरे पे, और आप मेरे को हैप्पी लाइफ दे दें, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? अगर ये मिल गया तो सब कुछ छोटा है इसके सामने। तो आज की तारीख में मैं जब उनसे प्रार्थना करता हूं, उनसे कुछ मांगता हूं, तो यही मांगता हूं कि ये 4 शब्द मेरे को दे दीजिए। उन्होंने मेरे को करियर फ्रंट में, हम सब कहीं ना कहीं करियर फ्रंट में बहुत लोग मांगते हैं, उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दी। हम सब कहते हैं कि फैमिली साइड में हमें ब्लेसिंग दे कि हमें फैमिलीज को करें, तो मैंने आपको अपने बताया पिताजी का बारे में, हेल्थ की प्रॉब्लम। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड चीजें, तो भी गुरुजी ने, मैं तो अपना खुद के घर की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा मैंने वहां सुना है यहाँ सुना है, मैं तो अपने पिताजी की अपनी खुद की बातें कर रहा हूँ। इन सब से यही मैंने कंक्लूड किया है कि पेशेंस चाहिए। कई चीजों में हमें समय लगा है, कई चीजों में गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है कुछ समय बाद दी है। कई बार मेरे को भी लगता था, कुछ ऐसी भी मेरी विश लिस्ट थी कि मेरे को लगता था अरे गुरुजी आपने तो उसको तो 1 साल में दे दिया, 2 साल में दे दिया, मेरे को तो 8 साल लग गए, 10 साल लग गए। पर वो समय तो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। पर मैंने कभी उनपे मतलब वो नहीं छोड़ा, उनपे एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ी। जो 2 शब्द मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अंग्रेजी के शब्द हैं, एक तो है पेशेंस,
पेशेंस रखना है। और दूसरा है परसीवरेंस, डटे रहना है। गुरु जी के से लगे रहिए, जुटे रहिए, डटे रहिए। ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, पर आपको पेशेंस रखना है और परसीवरेंस रखना है। एक दो चीजें मेरी जिंदगी में जो बहुत अहम थी, बहुत अहम थी, उनको आने में 10 साल से ज्यादा लगा, पर आई। गुरु जी की ब्लेसिंग से वो भी मिली, पर उन्हें 10 साल लग गया। जबकि मैंने देखा औरों को तो 1 साल 2 साल में मिल गई, मेरे को 10 साल लगे। पर मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लगा रहा। मेरे को क्योंकि वो पता चल ही गया था कि भाई हम तो भगवान से जुड़ चुके हैं। अब वो क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, वो सब चीजें आती हैं दिमाग में, पर उनको कंट्रोल करना है, उनको कंट्रोल करना है। क्योंकि समय तो वो डिसाइड कर रहे हैं, हमारे हाथ में समय डिसाइड नहीं है। हमारे हाथ में बस ये ही है कि उन पे विश्वास रखना है। सो वेदर इट इज करियर फ्रंट, अगर आपकी नौकरी वोकरी का टेंशन है तो गुरुजी करते हैं। अगर आपको फैमिली का टेंशन है तो मैं पिछले 22-23 साल से अपने माता पिता के साथ रहा हूं, और एज ए जॉइंट फैमिली हम सब साथ रहे, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं नोएडा में रहता था मेरे माता पिताजी के साथ। 4-5 साल पहले ही गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी ये विश लिस्ट थी, ये भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो मेरी विश लिस्ट थी उसमें बस एक चीज की विश लिस्ट रह गई थी, बड़ी फनी विश लिस्ट। उसमें ये था कि गुरुजी आपने मेरे को 20-25 फॉरेन कंट्री घुमा दी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, यूरोप है, यूएस है, सब जगह घुमा दिया है। पर कभी मैं बाहर रहा नहीं हूँ। गया हूँ कुछ समय के लिए, वापस आ गया हूँ, पर कभी रहा नहीं हूँ। कहीं एक बार मेरे को थोड़ा सा फॉरेन पोस्टिंग, जैसे फौज में वो वर्ड होता है पोस्टिंग, कि भाई 2-3 साल बाहर का भी एक वो होता तो अच्छा लगता है। ये फनी विश लिस्ट थी। 2016 की बात है कि मैं नोएडा में एक कंपनी में काम कर रहा था, बड़ी अमेरिका की लिस्टेड कंपनी है, और मेरे बॉस ने कहा कि इस साल तुमने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने मेरे को एक सर्टिफिकेट भी दिया परफॉर्मेंस में, जनवरी 2016 में। उन्होंने बहुत अच्छा बोनस दिया, मेरे को शेयर्स दिए, कंपनी के शेयर्स भी दिए, अच्छा इंक्रीमेंट भी दिया, जनवरी 2016। और 20-25 जनवरी को, उसी महीने आखिरी में, पता नहीं क्या हुआ, 1-2 बार उन्होंने मेरे पे गुस्सा हो गए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, और इस तरीके से गुस्से होने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा गुस्सा हो रहा है। मैं थोड़ा सा ताजुब कर रहा था, थोड़ा गुस्सा अंदर से मेरे को भी आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। इसी गुस्से में बीच में एक, जो जैसे हम कहते हैं हेड हंटर, जो कि आपको नौकरियां दिलाते हैं, उसमें से एक का फोन आया कि भाई ऐसे दुबई में नौकरी है और आपका प्रोफाइल वो नौकरी में मैच करता है, आप करना चाहोगे। तो अब यहाँ पे तो खिटपिट चल रही थी, जबकि बॉस ने इतना अच्छा सब कुछ दिया था, पर फिर भी थोड़ा सा खिटपिट हो गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। वो जनवरी 2-3 फरवरी को आया था फोन, अप्लाई किया। मार्च में मेरे को बुलाया गया कि भाई वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी के, वो मिलना चाहते हैं। मैं गया, वहां पे मिला उनसे, उन्होंने एकदम ऑफर लेटर दे दिया। तो मैं, फैमिली भी ताजुब में, भाई यहाँ पे आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, नौकरी भी यहीं पे, सब कुछ ठीक ठाक है, क्यों जा रहे हो। पर अब तो जो एक बार गुरुजी के शरण में आ जाता है और गुरुजी पे विश्वास करता है, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो सब छोड़ देता है। भाई जो हो रहा है वो ही कर रहे हैं, अगर होगा तो वही करेंगे, अगर कैंसिल हो गया तो वही करेंगे। वो हेड हंटर आया था, उसने खुद अपने आप बोला कि भाई ये नौकरी है, मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं अप्लाई किया, उसने बताया तो मैंने वो किया। मैं
अगर हो जाता तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक था, वो ही करा रहा है। तो गए उसी हिसाब से, और आज मैं दुबई में उस जून से आ गया, तो वो भी गुरुजी का ही संदेश था। ऐसे करके मेरे को यहाँ पे नौकरी मिली, और ये भी टॉप पोजीशन में मिली। तो गुरुजी अपने आप में कब क्या कैसे कराते हैं, अच्छा अच्छा करते हुए भी आपको कहां से कौन सा फोन कॉल आएगा और कहां आपको ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पर विश्वास उन पे रखना है। और जैसे मैंने कहा, गलत काम मत करना। अगर गलत काम कर दिया तो गुरुजी क्या है, जहां ब्लेसिंग्स देते हैं, पनिशमेंट भी उनकी 100 टाइम्स है। अगर आपको उनकी ब्लेसिंग्स के रास्ते पे चल गए और आपने फिर कुछ गलत किया, जो कि क्या गलत है क्या सही है वो आप ही को मालूम है, उसमें कोई ये बता नहीं सकता कि क्या चीजें गलत होती है, कोई लिस्ट नहीं है। शब्द है कर्मा। जितने भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं संगत, उनको सबको मालूम है क्या गलत कर्मा है क्या सही कर्मा है। कहीं कोई किताब नहीं लिखी हुई है ये गलत है ये सही है, ना गुरुजी ने कभी बोला है। पर जो मैंने अपना तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ, अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि अगर गलत कर्म करेंगे तो फिर वो ब्लेसिंग्स में चूक होगी, गारंटी से चूक होगी। और ब्लेसिंग्स जहां आप ठीक कर्म करते गए तो ब्लेसिंग्स ऐसी होगी कि आप सोचोगे यार ये जिंदगी कितनी चमकदार बना दी है, मतलब कि ऐसी जिंदगी तो पता नहीं किसी को है भी ऐसी जिंदगी इतनी अच्छी। तो मैंने अपने करियर के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया, हेल्थ रिलेटेड बताया, और मैंने बताया पिछले 20 साल से ज्यादा का एसोसिएशन। इसके साथ मैं ये सत्संग तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, पर आज के लिए मेरे को लगता है कि अगर इनमें से कुछ मैसेजेस मैं आप सबसे शेयर कर सका हूं, आप लोगों से कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिससे कि आप लोग भी इसका फायदा उठा सकें, गुरुजी से अच्छी तरह जुड़ सकें। हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आप जुड़े हों। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा और गुरुजी को शुक्राना करना चाहूंगा कि जो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दी कि आज मैं इस मंच में आ सकूं और अपने सत्संग पूरी संगत से शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।